Good morning, students. Hope you will be fine and healthy at your home. So we will continue our topic security in the contemporary world. In first videos, you have to be study about what is the meaning of security, and there are two notion of security, that is traditional and non-traditional. We have defined about the traditional and non-traditional notion of security. So we have to be study about the component of traditional notion of security, यानी कि जो ट्रेडिशनल यानी कि परंपरागत जो हमारी सुरक्षा है उसके कौन कौन से कंपोनेंट है उनके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। एक्सटर्नल यानी कि जो हमारी अगर हम बात करें एक्सटर्नल यानी कि जो बाहरी हमारी सुरक्षा उसके कौन कौन से कंपोनेंट माने जाते हैं। एज यू नो दैट सिक्योरिटी मीन्स फ्रीडम फ्रॉम थ्रेट, यानी कि जो खतरे होते हैं खतरों से मुक्ति ही क्या कहलाती है, सिक्योरिटी कहलाती है। तो आज जो हमारा कंटेम्प्रेरी वर्ड है तो उसमें जो ट्रेडिशनल नोशन है सिक्योरिटी का, यानी कि सबसे पहले हम बात करते हैं बाहरी सुरक्षा की। तो बाहरी सुरक्षा के मेनली 4 कंपोनेंट है। इन दिस वीडियोस वी हैव डिस्कशन अबाउट द फर्स्ट इज मिलिट्री थ्रेट। तो सबसे पहला जो खतरा होता है किसी भी कंट्री को तो बाहरी आक्रमण से खतरा होता है। द ग्रेटेस्ट डेंजर टू ए कंट्री इज फ्रॉम मिलिट्री थ्रेट, कहते हैं कि सबसे ज्यादा जो खतरा है कंट्री को वो मिलिट्री थ्रेट होता है। द सोर्स ऑफ हिज डेंजर इज अनदर कंट्री विच बाय थ्रेटिंग मिलिट्री एक्शन, कहते हैं कि ज्यादातर जो एक कंट्री होता है, मान लीजिए कि कोई पावरफुल कंट्री है वो किसी वीक कंट्री के ऊपर अटैक कर देता है, तो ज्यादातर जो खतरा है किसी भी कंट्री को ट्रेडिशनल अगर हम बात करें सिक्योरिटी के नोशंस के बारे में, दैट इज मेनली फोकस ऑन मिलिट्री थ्रेट विच बाय थ्रेटनिंग मिलिट्री एक्शन एंडेंजर दी कोर वैल्यूज ऑफ यूनिटी एंड इंडिपेंडेंस। कहते हैं कि अगर हम लोग बात करते हैं मिलिट्री थ्रेट की तो इसमें क्या होता है, कोई भी कंट्री जब दूसरे कंट्री के ऊपर हमला करेगा तो उससे क्या होगा, उसकी जो इंडिपेंडेंस है या उसकी जो यूनिटी है वो खतरे में आ जाएगी। ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन आर मेड टारगेट ऑफ वॉर, कहते हैं कि जो आम व्यक्ति होते हैं साधारण जो आदमी और जो औरतें होती हैं उनको भी युद्ध में टारगेट किया जाता है। तो मिलिट्री थ्रेट यानी कि ट्रेडिशनल कंपोनेंट की अगर हम बात करें तो दैट इज द फर्स्ट पॉइंट मिलिट्री थ्रेट। मिलिट्री थ्रेट का मतलब होता है सैन्य खतरा, यानी कि किसी भी कंट्री को दूसरे कंट्री से जो मिलिट्री का खतरा रहता है उसको बोलते हैं हम लोग मिलिट्री थ्रेट। दैट इज फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी। एंड द सेकंड इज चॉइस ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट के सामने चॉइस। अब मान लीजिए कि स्ट्रगल या जो कंट्री है कंट्री का वॉर स्टार्ट हो जाता है तो उसमें गवर्नमेंट चॉइस ऑफ गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट होती है गवर्नमेंट की चॉइस कौन कौन सी होती है, गवर्नमेंट के सामने 3 चॉइसेस होती हैं। फर्स्ट इज टू सरेंडर, यानी कि आत्मसमर्पण करना। सेकंड टू प्रिवेंट द अदर साइड फ्रॉम अटैकिंग बाय प्रोमिसिंग टू रेज द कॉस्ट ऑफ वॉर। पहला तो है कि कोई मान लीजिए पावरफुल कंट्री वीक कंट्री के ऊपर अटैक कर देता है तो पहला ऑप्शन सरकार के पास क्या है कि वो आत्मसमर्पण कर दे। सेकंड क्या है, टू प्रिवेंट दी other side from attacking by promising to raise the cost of war and unacceptable, सॉरी यहां पर unacceptable आएगा, unacceptable लेवल ऑफ वॉर। कहते हैं कि जो अनएक्सेप्टेबल लेवल है यानी कि युद्ध के अंदर जो खर्चे आएंगे उसको ज्यादा बढ़ा देना, जिससे भी क्या होगा, कोई भी कंट्री आपस में लड़ाई कर रहे हैं दोनों, तो ये कंट्री ने मान लीजिए कि टारगेट रखा है भाई 50 करोड़ रुपए हमने युद्ध पर खर्च करने हैं, यदि हम उस टारगेट को बढ़ा देते हैं 50 करोड़ की बजाय हम लोग उनका बहुत ज्यादा खर्च करा देते, तो ऐसी कंडीशन में भी क्या होता है, पीस स्टेब्लिश होने की संभावना हो जाती है। तो सेकेंड ऑप्शन सरकार के पास ये होता है कि युद्ध के दौरान वो दूसरे कंट्री का जो एक तरह से वार कॉस्ट होती है उसको बढ़ा दे, इतने अनएक्सेप्टेबल लेवल तक लेके जाए कि युद्ध अपने आप ही रुक जाए। थर्ड है टू डिफेंड इटसेल्फ, यानी कि अपनी रक्षा करे, कोई भी कंट्री है वो अपनी रक्षा करे व्हेन वॉर एक्चुअली ब्रोक आउट सो एज डिने द अटैकिंग कंट्री इट्स ऑब्जेक्टिव। कहते कि मतलब अपनी रक्षा करें, जो भी कंट्री का ऑब्जेक्टिव होता है, जो एक कंट्री दूसरे कंट्री पर अटैक करता है उसके ऑब्जेक्टिव में उसे सफल ना होने दे। तो सेकंड कंपोनेंट माना जाता है ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी में चॉइस ऑफ गवर्नमेंट। देयर आर 3 चॉइस ऑफ गवर्नमेंट दैट हैव टू बी एक्सेप्टिंग और दैट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ द ट्रेडिशनल सिक्योरिटी। एंड थर्ड पॉइंट इज बैलेंस ऑफ पावर, यानी कि शक्ति संतुलन कहते हैं। मीनिंग क्या होता है शक्ति संतुलन का, 1 मार्क्स में भी क्वेश्चन रिपीट होता है। व्हेन कंट्रीज पॉलिटिकल पावर और मिलिट्री पावर इज डिवाइडेड बिटवीन 2 कंट्री और ग्रुप ऑफ कंट्रीज, यानी कि जब शक्तियां होती हैं या जो मिलिट्री पावर होती है उसको डिवाइड कर दिया जाता है 2 कंट्रीज के बीच में या ग्रुप ऑफ कंट्रीज के बीच में, दैट इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ पावर। जैसा कि नाम से स्पष्ट है शक्ति संतुलन, यानी कि जो कंट्री होती है उनके बीच में जो पावर होती है उसका बैलेंस करना क्या कहलाता है, बैलेंस ऑफ पावर। एंड फोर्थ कंपोनेंट इज अलायंस बिल्डिंग। अलायंस बिल्डिंग का मतलब होता है गठबंधन बनाना। जो गठबंधन होते हैं एज यू नो दैट कुछ वीक कंट्री होते हैं, कुछ पावरफुल कंट्रीज होते हैं। जो वीक कंट्री होते हैं ज्यादातर उनको खतरा रहता है कि कोई पावरफुल कंट्री उनके ऊपर अटैक ना कर दे, अटैक करके उनको गुलाम ना बना ले, उनके इंडिपेंडेंट को कोई खतरा ना पहुंचे। ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं वो अलायंस बना लेते हैं। एन अलायंस इज ए कोलिशन ऑफ स्टेट्स
that coordinate their action against military attack. Most alliances are in रिटर्न ट्रीटीज। कहते हैं कि ज्यादातर जो अलायंस होते हैं वो स्टेट्स के बीच में किए जाते हैं कि कोई भी अगर सैन्य हमला करता है, एक छोटे से वीक स्टेट के ऊपर हमला करता है, यदि वो कोलिशन बना लेते हैं तो वो सभी कंट्री उसका साथ देंगे ऐसे कंडीशन में। मोस्ट अलायंस आर इन रिटर्न ट्रीटीज। कहते हैं कि ज्यादातर लिखित संधियां होती हैं जब अलायंस बनते हैं, जिससे आपने पढ़ा हुआ एग्जाम्पल की बात करें तो वार्सा पैक्ट, नाटो के बारे में। तो ये क्या अलायंस बिल्डिंग, दिस टाइप ऑफ नोशन इज कॉल्ड ट्रेडिशनल notion of security. So student, there are mainly 4 component in which we have studied. This question may have to be applied in 4 marks or 6 marks in board exam many times. That is most important question. Question is, what are the main component of traditional security? You can say external security. So there are main 4 component that have to be explained. Alliance building करना, some countries come together to form a bigger unit to protect their sovereignty. That is called alliance building. Alliance building क्यों की जाती है? Because they have to protect their sovereignty or independence from the powerful country. So these are 4 components of a traditional security. So we will continue our topic. And next is component of non-traditional security. अब हम बात करते हैं, यहाँ पर हमने फर्स्ट बात की ट्रेडिशनल सिक्योरिटी के का जो विचार है, ट्रेडिशनल नोशन है जो सिक्योरिटी का, उसके बारे में अब हम बात करते हैं यहाँ पर कंपोनेंट ऑफ नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी। कंपोनेंट, देयर आर मेनली 2 कंपोनेंट, ह्यूमन सिक्योरिटी यानी कि मानव सुरक्षा एंड ग्लोबल सिक्योरिटी। यानी कि आप लोग जनरली कह सकते हैं कि जो कंपोनेंट है नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी के, वो 2 कंपोनेंट माने गए। एक है इसमें हमारा ह्यूमन सिक्योरिटी यानी कि मानव सुरक्षा, और दूसरी क्या है, ग्लोबल सिक्योरिटी यानी कि वैश्विक सुरक्षा। तो यहां पर हम लोग 2 कंपोनेंट के बारे में बात करेंगे नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में। ट्रेडिशनल में 4 कंपोनेंट, यहां पर हम लोग मात्र 2 कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट इज ह्यूमन सिक्योरिटी यानी कि मानव सुरक्षा। इट इज अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ पीपल मोर देन द प्रोटेक्शन ऑफ स्टेट। यानी कि जो ये नोशन है नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी का, जो नोशन है ह्यूमन सिक्योरिटी, कहते हैं कि ये किसकी प्रोटेक्शन पर मेन फोकस करता है? भाई आदमियों को प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए, ना कि स्टेट को। स्टेट पर ज्यादा फोकस नहीं करता, जबकि स्टेट पर हमारा ट्रेडिशनल था, वो स्टेट की प्रोटेक्शन की बात करता था। सिक्योर स्टेट डू नॉट मीन सिक्योर पीपल। कहते हैं कि एक स्टेट का सिक्योर होना ये नहीं है कि वहां के लोग सिक्योर हो चुके हैं। प्रोटेक्टिंग सिटीजन फ्रॉम फॉरेन अटैकिंग मे बी ए नेसेसिटी कंडीशन बट इट इज सर्टेन नॉट ए सफिशिएंट वन। कहते हैं कि नागरिकों को बाहरी आक्रमण से या विदेशी आक्रमण से बचाना हमारा पहला ऑब्जेक्टिव रहेगा। ड्यूरिंग लास्ट 100 ईयर मोर पीपल हैव बीन किल्ड बाय द गवर्नमेंट ओन बाय द फॉरेन आर्मी। कहते हैं कि फॉरेन आर्मी की तुलना में कई बार आपने देखा होगा कुछ कंट्रीज डिक्टेटरशिप को फॉलो करते हैं, मोनार्की सिस्टम को फॉलो करते हैं, तो उन गवर्नमेंट्स ने क्या किया, मिलियन ऑफ पीपल को, पिछले 100 साल की अगर हम बात करें, मिलियन ऑफ पीपल हैं वहां की गवर्नमेंट के द्वारा ही उनको मारा गया। ह्यूमन सिक्योरिटी का मतलब अगर आप लोग जनरली जानना चाहते हैं तो ह्यूमन सिक्योरिटी का मीनिंग है कि हमें बॉर्डर की सिक्योरिटी तो करनी है। बॉर्डर की सिक्योरिटी होने के साथ साथ जो लोग कंट्री के अंदर रहते हैं, क्या वो सुरक्षित हैं, क्या वो सुरक्षित हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं ह्यूमन सिक्योरिटी। दैट इज द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ नॉन ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी। एंड सेकंड कंपोनेंट इज ग्लोबल सिक्योरिटी। द कंसेप्ट ऑफ ग्लोबल सिक्योरिटी अमर्ज इन 1990। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्लोबल सिक्योरिटी का जो कंसेप्ट है, यानी कि वैश्विक सुरक्षा, यानी कि पूरे विश्व की सुरक्षा की हम लोग यहां पर बात करेंगे। ये जो कंसेप्ट है ये अमर्ज हुआ 1990s में, 1990 के दशक में, इन रिस्पॉन्स टू ग्लोबल थ्रेट सच एज। कहते हैं कि कुछ ग्लोबल थ्रेट यानी कि कुछ पूरे के पूरे विश्व के लिए कुछ खतरे थे, थ्रेट थे। जैसे अगर हम बात करें ग्लोबल वार्मिंग है, हेल्थ इश्यूज है, इन्वायरमेंट इश्यूज है, टेररिज्म है। These are not a particular problem of any particular country, but these are the problem of the whole world. So these are called global security. Global security का मतलब है वैश्विक सुरक्षा, यानी कि विश्व को सुरक्षा प्रदान करना ही वैश्विक सुरक्षा कहलाती है। ओके स्टूडेंट, दीज आर 2 कंपोनेंट जिसमें ह्यूमन सिक्योरिटी मेन फोकस करता है कि स्टेट की रक्षा करने की बजाय कि ह्यूमन अंदर जो रहते हैं उसमें स्टेट्स के अंदर उनको प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। सेकेंड है इसमें ग्लोबल सिक्योरिटी, वैश्विक सुरक्षा। कुछ ग्लोबल इश्यूज हैं जैसे ग्लोबल वार्मिंग की हम लोग बात करें, दैट इज नॉट ए प्रॉब्लम ऑफ पर्टिकुलर कंट्री। हेल्थ इश्यूज की हम लोग बात करें, इन्वायरमेंट इश्यूज की हम लोग बात करें, टेररिज्म की अगर हम लोग बात करते हैं तो दीज आर द प्रॉब्लम ऑफ द होल वर्ल्ड। यू कैन से द प्रॉब्लम ऑफ ग्लोब। सो दीज आर कॉल्ड ग्लोबल सिक्योरिटी। These above problem are faced by the whole world and the whole world solve these issues collectively। कहते हैं कि ये सारी की सारी जो प्रॉब्लम है ग्लोबल सिक्योरिटी में, ये एक कंट्री की प्रॉब्लम नहीं है, ये बल्कि पूरे ग्लोब यानी कि पूरे वर्ल्ड की प्रॉब्लम है और पूरा वर्ल्ड प्रयास करके इन समस्याओं का समाधान कर सकता है। तो these are the component of non-traditional security. That is most important point. Both you can say that is another question, difference between
traditional and non-traditional notion of security. These are also question in 6 marks. या what are the component of non-traditional security, यानी कि गैर परंपरागत जो सुरक्षा है उसके दो मेन कंपोनेंट कौन से, एक्सप्लेन इन डिटेल. तो यू कैन एक्सप्लेन ह्यूमन सिक्योरिटी एंड ग्लोबल सिक्योरिटी. दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन. यू मस्ट हैव टू बी रिमेंबर अबाउट दैट. व्हाट आर द टू कंपोनेंट ऑफ non-traditional security. Okay student, now we will continue our topic. These are the term basically, or these are the 4 marks question. How establish peace between two countries, यानी कि जो हम लोग पीस की बात करें, शांति व्यवस्था की बात करें, हम लोग कैसे इस्टेब्लिश कर सकते हैं टू कंट्रीज के बीच में. यहाँ पर ये जो टर्म्स दी गई हैं, 3 टर्म्स हैं यहाँ पर मेनली. हम लोग अगर हम इनकी बात करें तो जनरली इनके बारे में डिस्क्रिप्शन पूछा जाता है. कौन कौन सी टर्म्स है या दो कंट्री के बीच में हम लोग पीस कैसे इस्टेब्लिश कर सकते हैं. ट्रेडिशनल सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन, ये जो हेडिंग ली गई है हमने एनसीईआरटी बुक, ट्रेडिशनल सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन, यानी कि जो हमारी ट्रेडिशनल सिक्योरिटी है, परंपरागत जो सुरक्षा है और जो सहयोग है, उससे ली गई है कि कंट्रीज के बीच में हम लोग पीस इस्टेब्लिश कैसे कर सकते हैं. तो फर्स्ट पॉइंट इज, दैट इज आल्सो पुट इन 1 मार्क्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसआर्ममेंट. नाम से स्पष्ट है, निशस्त्रीकरण, यानी कि शस्त्रों को त्याग देना. इट मीन्स गिव अप सर्टेन काइंड्स ऑफ वेपन. कहते हैं कि इसका मतलब है कि जो हमारे पास कुछ वेपन्स होते हैं, कुछ हथियार होते हैं, उनका त्याग कर देना. गिव अप होता है त्याग कर देना. दैट इज कॉल्ड डिसआर्ममेंट. दिस क्वेश्चन में बी अप्लाई इन बोर्ड क्लासेस मेनी टाइम्स. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसआर्ममेंट. निशस्त्रीकरण क्या है. निशस्त्रीकरण का मीनिंग होता है गिव अप सर्टेन काइंड्स ऑफ वेपन, यानी कि कुछ हथियारों को त्याग देना, निशस्त्रीकरण कर देना. निशस्त्रीकरण कहलाता है हथियारों को त्यागना, यानी कि. सेकेंड इज आर्म कंट्रोल. आर्म कंट्रोल का मतलब है अस्त्र नियंत्रण. आर्म्स कंट्रोल रेगुलेट द इक्वेशंस और डेवलपमेंट ऑफ वेपन. कहते हैं कि यहां पर हम बात करते हैं अस्त्र नियंत्रण की, यानी कि अस्त्रों का डेवलपमेंट तो करें लेकिन बहुत ही सोच समझ के साथ और बहुत ही कम करें अस्त्रों का डेवलपमेंट. द एंटी बैलिस्टिक मिसाइल टेरिटरी 1972 ट्राई टू स्टॉप यूएस एंड यूएसएसआर फ्रॉम विंग बैलिस्टिक मिसाइल. कहते हैं कि जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, यानी कि 1972 में एक समझौता हुआ था एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी के नाम से जिसको जाना जाता है, यानी कि उसने यूएस और यूएसएसआर को जो मिसाइल्स बनाते थे, मिसाइल्स बनाने से उसको रोका. एंड अनदर इज एनपीटी, non proliferation treaty and SALT. These are and also example of arm control treaties. In in previous chapter that you have studied about the arms control treaty, like that NPT, SALT and the UN anti-ballistic missiles. That is the arms control. Disarmament, second point is arm control to establish peace. And third is confidence building, यानी कि विश्वास बनाना दूसरे कंट्री के साथ. इन दी प्रोसेस कंट्री शेयर आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन. कहते हैं कि इस प्रोसेस में जो कंट्रीज होते हैं वो अपने आइडियाज और अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं विद देयर रिवाइल्स, यानी कि जो उनके प्रतिद्वंदी जो कंट्री होते हैं उनके साथ, यानी कि अपनी जो इंफॉर्मेशन होती है आर्मी को लेकर वो शेयर करते हैं, उनसे बात करते हैं. दे फूल ईच अदर अबाउट देयर मिलिट्री इंटेंशन अप टू ए प्लान देयर मिलिट्री प्लान. कहते कि यहाँ तक कि जो कंट्री होते हैं इसमें अपना जो मिलिट्री इंटेंशन होता है उनका, यहाँ तक कि जो योजना होती है मिलिट्री में कितने लोगों को भर्ती किया गया, क्या क्या उन्होंने प्लान बनाए, उसको भी ये लोग शेयर करते हैं दूसरे कंट्री के साथ. दिस इज ए वे ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिंग दैट दे आर नॉट प्लानिंग ए सरप्राइज अटैक. कहते हैं कि ऐसा करने से, यानी कि उन्होंने क्या किया, एक विश्वास बना दिया, अपने जो रिवाइवल कंट्री है उसके मन में विश्वास बना दिया कि वो उसके ऊपर अटैक नहीं करेंगे. This is a way of demonstrating that they are not planning a सरप्राइज अटैक. कहते हैं कि इसका मतलब ये है कि वो उनके ऊपर अचानक से कोई हमला नहीं करेंगे. These are question also put in 4 marks. There are 2 questions. How establish peace between two countries, यानी कि हम पीस इस्टेब्लिशमेंट कैसे कर सकते हैं डिसआर्ममेंट के द्वारा, यानी कि कंट्रीज को कहें कि वो जो उनके पास जो गिव अप ऑफ सर्टेन काइंड्स ऑफ वेपन, यानी कि हथियारों का त्याग करना. हथियारों को गिव अप होता है त्याग दें, हथियारों को त्याग दें. यदि हथियारों को त्याग देंगे कंट्रीज तो इससे क्या होगा, जो एक तरह से वॉर होता है या डिस्प्यूट होता है वो होने की संभावना कम हो जाती है. आर्म कंट्रोल. और उसके बाद हम बात करते हैं कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, यानी कि विश्वास बनाए. मिलिट्री जो प्लान होते हैं, पॉलिसीज होते हैं, उनको आपस में शेयर करें. दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन. मोस्ट ऑफ दीज पॉइंट्स आल्सो पुट इन 1 मार्क्स एंड दिस क्वेश्चन आल्सो पुट इन 4 मार्क्स. दैट यू मस्ट हैव टू बी रिमेंबर. बी केयरफुल. एंड नाउ वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट वीडियोस. आवर टॉपिक न्यू सोर्स ऑफ थ्रेट, यानी कि पूरे वर्ल्ड के सामने कुछ नए सोर्स हैं जो हमारे लिए खतरा बने हुए, हमारे लिए एक तरह से प्रॉब्लम बने हुए. ओके स्टूडेंट्स,
Read this chapter carefully. That is most important notes that help to get good marks. In next videos, we will study about the new source of threat. Thank you and have a nice day.